तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डिंग शाओ ने स्पिरिट चीफ को तो मार दिया होता है, मगर उसके बाद जब वो एविल सेपरेशन सेक्ट में वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर उन सभी लोगों को रिवर्ट्स दिए जा रहे होते हैं जिन लोगों ने डीमंस के खिलाफ फाइट की थी। डिंग शाओ को भी वहां पर रिवर्ट दिया जाने वाला था क्योंकि उसने एक बार में ही हजारों डीमंस को मार दिया था और क्योंकि उसने एविल चीफ को मारा था तो उसकी वजह से सारी वार खत्म हो गई थी। मगर डिंग शाओ वो सब कुछ लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी सिस्टर को बचाने के लिए फौरन से कोई एक्शन ले, मगर वो लोग एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, जिस पर डिंग शाओ अकेले ही वहां जाने को तैयार हो जाता है और साथ में एविल सेपरेशन सेक्ट को भी छोड़ देता है। ये देखकर मास्टर ज़ेंग टियान गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम इस तरह हमारे सेक्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते। वो सारे ही डिसाइपल्स को उसे रोकने के लिए कहता है, मगर वो डिसाइपल्स डिंग शाओ से काफी डरते थे। ये देखने के बाद मास्टर ज़ेंग टियान खुद से बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो डिसाइपल्स दोबारा से आगे बढ़ते हैं तो डिंग शाओ अपने जाइंट हैंड के जरिए उन लोगों को उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर मास्टर ज़ेंग टियान कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर अब और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी सोर्ड निकालकर जैसे ही उस पर हमला करने जाता है तो डिंग शाओ उसके अटैक को रोक लेता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, जिसमें डिंग शाओ एक फर्नेस को उठाकर सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है तो मास्टर ज़ेंग टियान अपनी सोर्ड के साथ उस फर्नेस के दो टुकड़े कर देता है और डिंग शाओ जैसे उसे मारने के लिए उसके बेहद करीब पहुंच जाता है तो अचानक से मास्टर ज़ेंग टियान उसे वहीं पे ही फ्रीज कर देता है और उसके ऊपर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे डिंग शाओ वहीं पर ही प्रेस हो जाता है और मास्टर ज़ेंग टियान उस पर मल्टी सोर्ड टेक्निक यूज करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर लिन वो उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है जिससे वो सोर्ड्स उसे छू तक नहीं पाती। ये देखकर मास्टर ज़ेंग टियान बिल्कुल हैरान हो गया था। अचानक से एक स्पेल उससे आकर टकराता है जिससे वो उस जगह से काफी पीछे चला जाता है और वो देखता है कि वहां पर डायरेक्टर लिन उसे बचाने के लिए आ गया है। ये देखकर मास्टर ज़ेंग टियान गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम इस लड़के को बचा रहे हो, तुम जानते हो ना कि इसको बचाना यानी कि एविल सेपरेशन सेक्ट के रूल्स की वायलेशन करना है। मगर डायरेक्टर लिन कहता है ये मेरा डिसाइपल है, इसे किस तरह डील करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। मगर मास्टर ज़ेंग टियान फिर भी नहीं मानता और कहता है कि इस लड़के ने सबके सामने हमारे सेक्ट की इंसल्ट की है और इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर मास्टर ज़ेंग टियान ये नहीं जानता था कि डायरेक्टर लिन उसे अपने बेटे की तरह मानता है। जिसके बाद मास्टर ज़ेंग टियान वो एक और बहाना बनाता है और कहता है आज से 15 साल पहले जो लुओफेंग सिटी में हुआ था हम वो दोबारा होने नहीं देंगे। हम सब जानते हैं इस लड़के की बॉडी में कुछ ना कुछ अजीब है जो कि सिर्फ तुम जानते हो। 15 साल पहले लुओफेंग सिटी में कोई भी बच्चा नहीं बचा था सिवाय इन दोनों के। इन दोनों बहन भाइयों में कुछ तो ऐसा है, जरूर ये लोग एविल सेपरेशन सेक्ट के खिलाफ ही जाएंगे या फिर यहाँ पर जितने भी डीमंस हमला कर रहे हैं वो इनकी वजह से ही कर रहे हैं। मास्टर ने 15 साल पहले अपनी कल्टीवेशन को दांव पर लगाकर इन लोगों की जान बचाई थी, मगर अब वक्त आ गया है कि सबके सामने ये सच्चाई आ जानी चाहिए कि ये लोग क्या हैं। मगर डायरेक्टर लिन कहता है कि मास्टर ने उस वक्त इन दोनों को मुझे सौंपा था, इसीलिए उन दोनों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरी है। इतने में वहां पर डीन आता है और वो उन लोगों को मना करता है कि आपस में लड़ने के बजाय बैठकर बात करते हैं। ये कहने के बाद मास्टर ज़ेंग टियान साफ साफ देखता है कि डायरेक्टर लिन वो पीछे हटने वाला नहीं है, इसीलिए वो फौरन से अपनी सोर्ड नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ डिंग शाओ जैसे ही वहां से चला जाता है तो दूसरी तरफ हम लोग डिंग शाओ को देखते हैं। वो वहां से निकलकर काफी दूर आ चुका था और बाइशी भी उसके पीछे पीछे आती है और डिंग शाओ से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पे आई हूँ, हम लोग मिलकर लिंगर को ढूंढेंगे। वो लोग लिंगर को ढूंढने के लिए स्पिरिचुअल बर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बाइशी अपनी फिनिक्स पावर को यूज करते हुए क्रिएट करती है। वो स्पिरिचुअल बर्ड्स हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके और जितना जल्दी हो सके लिंगर की इंफॉर्मेशन ला सके। उन लोगों के जाने के बाद अचानक उन लोगों को कोई शख्स भागता हुआ दिखाई देता है और अचानक से ठोकर खाकर गिर जाता है। उसे देखते ही वो लोग फौरन से उसके पास आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो एक छोटा बच्चा है जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहा था, मगर उन लोगों को देखते ही वो लड़का समझ जाता है कि ये एविल सेपरेशन सेक्ट से हैं। वो डिंग शाओ के पैरों को पकड़
लेता है और कहता है कि प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो। एविल स्पिरिट्स ने हमारे इलाके पर एविल स्पिरिट्स ने हमारे विलेज पर हमला किया है और तकरीबन सारे ही लोगों को मार दिया है, सिर्फ हम कुछ लोग ही बाकी रह गए हैं। हमारे कोर्टयार्ड के अंदर भी वो डीमन सब घुसने लगे हैं, प्लीज जल्दी चलो। मगर डिंगशाओ उसे साफ साफ मना करता है कि मुझे अपनी सिस्टर को बचाने जाना है, इसीलिए शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मगर बाइशी कहती है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी सिस्टर के बारे में अभी हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। जब तक वो स्पिरिचुअल बर्ड्स वो इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आएंगे तब तक हम लोग यहाँ मौजूद एविल स्पिरिट का सफाया कर देंगे। इतने में अचानक उन लोगों को एविल स्पिरिट्स की एनर्जी फील होती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये एनर्जी बिल्कुल पास से आ रही है। और वो लड़का भागते हुए जाता है और कहता है कि ये एविल स्पिरिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहने के बाद वो एक कोर्टयार्ड के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि मेरी सिस्टर और बाकी लोग यहाँ पर अंदर मौजूद है। मगर डिंगशाओ फील कर रहा होता है कि वहां पर एविल स्पिरिट एनर्जी बहुत ही ज्यादा हैवी है और उसका लेवल जरूर काफी हाई होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिंगशाओ जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर बहुत ही ज्यादा पिंक फ्यूम दिखाई दे रहा होता है, जो कि असल में एविल स्पिरिट्स रिलीज कर रही होती है। वो लोग अभी अंदर जा ही रहे होते हैं कि वहां पर बाइशी को एक छोटी सी डॉल दिखाई देती है और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा अपनी सिस्टर की आवाज सुनता है तो वो फौरन से भागते हुए घर के अंदर चला जाता है और डिंगशाओ उसका पीछा करता है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो डिंगशाओ उस लड़के को पकड़ लेता है और वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। बाइशी वहां पर आते ही एविल स्पिरिट सप्रेशन स्पेल्स को यूज करते हुए उस जगह को सील करने की कोशिश करती है, मगर वो सील काम नहीं कर रही थी, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि वो स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो जरूर किंग लेवल की स्पिरिट होगी। मगर यहाँ पर डिंगशाओ वो बाइशी से कहता है इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बाइशी जैसे उसे ले जाने के लिए बाहर का रुख करती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो लड़का कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना है। उसकी सिस्टर वहां पर उसे आवाज दे रही होती है और कह रही होती है कि मेरी तरफ आ जाओ। जैसे ही वो अपने आप को छुड़ाकर अपनी सिस्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, जो कि उसे दिखाई भी नहीं दे रही थी, मगर उस डायरेक्शन से अचानक से एक लंबी सी जुबान बाहर निकलती है और उसे पकड़ने से पहले ही डिंगशाओ अपनी सोर्ड के साथ उस पर वार करता है और उस लड़के को बचाता है और बाइशी से कहता है इसे बाहर लेकर जाओ वरना दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये कहने के साथ ही बाइशी उसे जैसे ही बाहर ले जाती है तो अंदर से वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है मेरे भाई को छोड़ दो। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन जो कि उस घर के अंदर मौजूद था वो फौरन से बाइशी पर हमला करने के लिए आता है और बाइशी उस अटैक से बचने की कोशिश करती है, मगर वो डीमन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जैसे ही बाइशी नीचे गिरती है तो वो डीमन उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उससे पहले कि वो डीमन उसे मार पाता बाइशी उससे भी बाल बाल बच जाती है। जिसके बाद उन लोगों को दिखाई देता है कि ये एविल स्पिरिट डीमन तो काफी खतरनाक लेवल का स्पिरिट है। वो दोनों ही एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करते हैं, मगर उस एविल स्पिरिट की स्पीड भी काफी तेज होती है और वो उन दोनों को काफी अच्छी तरह से हैंडल कर रही होती है और दोनों ही एक साथ मिलकर उसे सप्रेस करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं, मगर दोनों ही पूरी तरह से नाकाम हो रहे थे। ऊपर से वो लड़का वो उन लोगों के लिए सरदर्द बनता जा रहा था क्योंकि वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था और अपनी सिस्टर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे उन लोगों को अब उस मॉन्स्टर से लड़ने में और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो लड़का कंटिन्यूसली अपनी सिस्टर के लिए चिल्ला रहा होता है, मगर दूसरी तरफ वो लड़की जो कि एविल स्पिरिट बन चुकी होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसके भाई को पकड़ कर ले जा रहे हैं और शायद वो लोग उसे ले जाकर मार देंगे, जिसकी वजह से वो एविल स्पिरिट और भी ज्यादा खूंखार होती जा रही थी। और यहाँ पर उस लड़के को ये लग रहा था कि वो लोग उसकी सिस्टर को मार देंगे, जिसकी वजह से वो भी कंटिन्यूसली चिल्ला रहा होता है। बाइशी उस लड़के को चुप होने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसकी सिस्टर मर चुकी है और एविल स्पिरिट्स ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है, मगर वो फिर भी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। यहाँ पर डिंगशाओ जो कि उसके साथ फाइट कर रहा था वो किसी तरह अपनी गोल्डन सील को उसकी बॉडी के साथ लगाने में कामयाब हो जाता है और उस एविल स्पिरिट को थोड़ी देर के लिए वो सप्रेस कर देता है। ये देखते ही वो लड़की अपने भाई को कहती है कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये देखते ही वो फिर से भागने की कोशिश करता है तो वो एविल स्पिरिट फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, मगर डिंगशाओ फिर से उन लोगों की हेल्प करता है। जिसके बाद वो लड़का जैसे ही चिल्लाता
जाता है तो वो लड़की फिर से उन लोगों से चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो। ये कहने के बाद वो उस सील मार्क को भी सप्रेस करते हुए वहां से निकलती है और फिर से उन लोगों पर पावरफुल हमला करने के लिए अपने मुंह का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। इतना बढ़ा देती है कि वो पूरे के पूरे कोर्टयार्ड को कवर कर लेती है और हर तरफ वो इतना ज्यादा ब्लड उगलती है कि डिंग शाओ अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ बाइशी वो कोर्टयार्ड में ऊपर चढ़कर उस ब्लड से अपने आप को बचाती है। मगर वो लोग देखते हैं कि हर जगह पॉइजनस ब्लड फैला हुआ है, यानी कि अब उस इविल स्पिरिट के करीब जाने के लिए उन्हें उस ब्लड से बचते हुए जाना होगा। मगर बाइशी वो डिंग शाओ की तरफ देखती है और डिंग शाओ भी उसे कुछ इशारा करता है और वो दोनों ही एक प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब जाकर उस इविल स्पिरिट पर अपने स्पेल्स के जरिए हमला करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कुछ देर के लिए स्ट्रगल जरूर करते हैं मगर उस थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद डिंग शाओ उस स्पिरिट डीमन तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाता है और उस गोल्डन सील पर जैसे अपना हाथ रखता है तो वो एविल स्पिरिट पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह से बेजान होकर नीचे गिर पड़ती है और डिंग शाओ कहता है मुझे ना चाहते हुए भी अब इस एविल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना ही होगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो हमें दिखाया जाता है कि अचानक कोई चीज उसकी बॉडी को आकर हिट करती है, जिससे डिंग शाओ बुरी तरह से इंजर्ड होता है और वो आसपास देखता है उसे वहां पे ऊपर कोई शख्स दिखाई देता है जो कि असल में एक डीमन था, मगर डीमन बनने से पहले वो शाओ रेन था जो कि अब बुल डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। और डिंग शाओ के इंजर्ड होने की वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और वो उस एविल स्पिरिट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो एविल स्पिरिट उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। डिंग शाओ वो उस लड़की से कहता है कि फौरन से इस लड़के को यहाँ से दूर ले जाओ, मगर बाइशी वो डिंग शाओ को बचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे हल्की सी चोट लगती है मगर डिंग शाओ वो उन दोनों को ही उन अटैक से बचा लेता है। और दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जो कि पहले बेहोश हो गया था अब वो भी एक स्पिरिट डीमन में कन्वर्ट होने लगा था, क्योंकि शाओ रेन ने उसे भी मार दिया था। जब वो दोनों ही बच्चे स्पिरिट डीमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो दोनों ही एक जैसे फॉर्म को अचीव करते हैं और शाओ रेन जो कि ऊपर खड़ा हुआ था वो एक ही बात को दोहरा रहा था कि डिंग शाओ को हर हाल में मारना है, उसे अपने सेक्ट की वायलेशन करने पर उसे मौत की सजा देनी है। डिंग शाओ को अब समझ में आने लगा था कि ये सब किसका किया कराया है। पहले तो वो लोग उन एविल स्पिरिट से लड़ने की कोशिश करते हैं जो कि अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, क्योंकि पहले एक एविल स्पिरिट का सामना करना ही उनको महंगा पड़ रहा था मगर अब दो स्पिरिट एक साथ मिल गई थी तो एक साथ मिलकर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। डिंग शाओ और बाइशी वो दोनों ही एक साथ मिलकर लड़ रहे थे तो इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ हम उन स्पिरिट्स को देखते हैं वो दोनों भी एक साथ कंबाइन फाइट कर रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रही थी और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए वो लोग अपनी पावर्स को भी कंबाइन कर रहे थे। मगर बाइशी और डिंग शाओ दोनों ही एक साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें साफ साफ नजर आता है कि उन्हें इन दोनों को अलग अलग ले जाना होगा, तभी इन्हें हराना मुमकिन है। मगर अचानक से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मैजिक बेल आकर गिरती है और वो लोग पूरी तरह से उस कोर्टयार्ड के अंदर सील हो जाते हैं और शाओ रेन उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हारी मौत यहीं पर ही होगी। ये देखने के साथ बाइशी कहती है कि इस मैजिक बेल को हटाने के लिए सबसे पहले हमें शाओ रेन का खात्मा करना होगा, तभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मगर डिंग शाओ कहता है पहले जरा इन एविल स्पिरिट्स को सप्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शाओ रेन को भी देख लेंगे। मगर वो दोनों ही एविल स्पिरिट्स अब काफी खतरनाक लेवल तक जा चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो लोग अलग अलग होने के बावजूद भी उनसे फाइट करके देख लेते हैं। अलग अलग होने की वजह से वो लोग और भी बुरी तरह से पिट रहे थे। मगर यहाँ पर बाइशी वो एक चाल चलती है और वो उस स्पिरिट डीमन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो एक छोटी सी डॉल उसकी तरफ फेंकती है। उस डॉल को देखते ही वो स्पिरिट डीमन गर्ल कहती है ये तो हमारी डॉल है। उस डॉल को देखने के बाद वो स्पिरिट डीमन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और दूसरी तरफ डिंग शाओ वो किसी तरह उस
लड़के को भी शांत करने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों ही अपनी उन डॉल्स को देखते हैं तो वो लोग याद करते हैं कि ये उनकी ही डॉल्स हैं और उन्होंने ही इन डॉल्स को बनाकर एक दूसरे से वादा किया था कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और यहाँ पर डिंग शाओ देखता है कि ये लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए हैं तो हम लोग शाओ रेन को देखते हैं, मगर शाओ रेन वो कंटिन्यूसली एक ही बात कह रहा था कि डिंग शाओ को हर हाल में मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मगर शाओ रेन नीचे देखता है, डिंग शाओ वहां पर नहीं है। वो देखता है कि डिंग शाओ तो उसके बिल्कुल पीछे आ गया है, जिस पर वो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हुआ था। मगर वो डिंग शाओ से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें हमारे सामने इविल स्पिरिट सेपरेशन सेक्ट को इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि इन इविल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन जब मर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद डिंग शाओ को अब रियलाइज होने लगता है कि ये बंदा खुद से नहीं बोल रहा, इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। वो साफ साफ कहता है कि शाओ रेन, मैं जानता हूँ तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे पीछे जो शख्स है वो तुम्हारी बॉडी को एक डॉल की तरह यूज कर रहा है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मास्टर ज़ेंग टियान है। तो यहाँ पर शाओ रेन कहता है कि भले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया है मगर अब बहुत देर हो चुकी है, अब जानकर भी क्या फायदा। मगर डिंग शाओ वो फौरन से अपनी सोड लेता है और उसके साथ इतना फास्ट अटैक करता है कि शाओ रेन को पता भी नहीं चलता और डिंग शाओ उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उस अटैक की वजह से मास्टर ज़ेंग टियान वो भी काफी इंजर्ड होता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर डायरेक्टर लिन बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इसे क्या हुआ। वहां पे मौजूद सब लोग सरप्राइज हो चुके थे मगर मास्टर ज़ेंग टियान कहता है कि मैं अपनी लास्ट इंजरीज की वजह से अभी तक खुद को हील नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं खुद को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर मिस लिंग लॉन्ग उसकी हेल्प करना चाहती थी मगर मास्टर ज़ेंग टियान उसे भी मना कर देता है, जिस पर डायरेक्टर लिन को थोड़ा सा शक होने लगा था। जिसके बाद हमें दोबारा से डिंग शाओ को दिखाया जाता है, वो बाइशी के पास आता है। बाइशी थोड़ी सी हर्ट हुई थी। डिंग शाओ से कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने बाजू में बंधा हुआ कपड़ा फौरन से उतारता है और उसे बाइशी के हाथ पर इस तरह बांध देता है कि वो इंजरीज आहिस्ता आहिस्ता उससे हील हो सके। और बाइशी कहती है, ये तो तुम्हें सिस्टर ने दिया था, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। तो डिंग शाओ कहता है कि हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, पता नहीं हमें कितनी देर हो गई है। मगर हमें फिर वहां पर उस ब्रदर एंड सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि विल स्पिरिट बन गए थे, मगर विल स्पिरिट बनने के बाद जब उनकी सोल दोबारा से अपना शिप ले लेती है तो वो दोनों ही बाइशी और डिंग शाओ के सामने खड़े हुए होते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि हम कहते हैं हमारी एक आखिरी ख्वाहिश है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाने से पहले एक मर्तबा तुम लोगों के लिए गाना गाएं। ये सुनकर वो दोनों ही अपने स्पेल्स हटा देते हैं और वो दोनों ही बहन भाई फिर उन लोगों के लिए अपना कल्चरल डांस करते हुए एक गाना भी गाते हैं, जिस पर डिंग शाओ बिल्कुल हैरान हो जाता है और बाइशी भी फिर उसके साथ खड़े होकर उन दोनों को इस तरह डांस करते हुए देखती है। मगर उसके बाद वो लोग उनकी सोल्स को उनकी अगली डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हुए कहते हैं कि उम्मीद है कि तुम्हारी अगली डेस्टिनेशन तुम्हें सीधा हेवन की तरफ ले जाएगी। ये कहने के साथ वो दोनों बहन भाई गाना गाते गाते गायब हो जाते हैं और इतने में बाइशी के स्पिरिचुअल बर्ड्स वो वापस आ जाते हैं। वो उन लोगों से सारी इंफॉर्मेशन लेती है और बाइशी फिर कहती है कि तुम्हारी सिस्टर वो अभी भी लुओफेंग सिटी में मौजूद है। ये सुनकर डिंग शाओ अब लुओफेंग सिटी जाने को पूरी तरह से तैयार था, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ज़ेंग टियान वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और डायरेक्टर लिन से कहता है कि मैं अपने सेक्ट के रूल्स को इस तरह वायलेट होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़का इस काबिल नहीं है कि उसे बचाया जाए। मगर मास्टर लिन गुस्से कहता है, तुम यहाँ पे रूल्स की बात कर रहे हो या फिर तुम्हें अपना पर्सनल एजेंडा फॉलो करना है? तुम्हारा मकसद सिर्फ उसे मारना है। यहाँ उन दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है और दोनों ही लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, मगर डीन वो बीच में आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। वो लड़का दिल का बहुत ही अच्छा है और आज तक उसने कोई गलत काम भी नहीं किया है। मेरे ख्याल से उसे एक चांस देना चाहिए। मिस लिंग लॉन्ग वो भी डीन की साइड लेती है और डिंग शाओ को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मास्टर ज़ेंग टियान वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुओफेंग सिटी के अंदर सारे ही डीमंस इकट्ठे हो चुके थे। वो डीमंस वहां पर लिंगर के चारों तरफ घूम रहे थे और लिंगर वो एक डीमन किंग के हाथ में होती है। वो डीमन किंग उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिस पर वो लड़की कुछ भी नहीं कर पाती और वो
वो डीमन किंग कहता है कि तुम्हारा भाई वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। एक मर्तबा वो यहाँ पे आ जाए और तुम दोनों की बॉडीज एक साथ कंबाइन हो जाए तो उसके बाद में अपना सुप्रीम स्पिरिट गैदरिंग एरे एक्टिवेट कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।